नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले भाई। हमने आपको एनटीपीसी एग्जाम के लिए मैथ्स सिखाने की जिम्मेदारी उठा ली है और पहले एग्जाम पेपर 1 पे आपने जबरदस्त प्यार दिया, दबा के आपने शेयर किया, बहुत सारे बच्चों ने वहां से पढ़ा, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स आया, बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आए और आज फिर से पूरे जोश में पूरी एनर्जी के साथ एक और रेलेवेंट एग्जाम में सीधा सवालों को फंसाने वाला एग्जाम पेपर 2 में आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस एग्जाम पेपर में हम टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे मेरे प्यार भी मैथ के, जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। एक एक सवाल आप करके जाओ वरना पेपर में पछताओगे, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ये पढ़ के जाएंगे, जब उनको पेपर में सीधे सवाल मिलेगा तो वो जरूर जो है एक एज आपसे ले लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है? सैंपल पेपर 2 है, पहला वाला आप जरूर देख लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जितनी भी वीडियोस हैं सब का लिंक यहां पे पोस्ट होता है। साथ साथ मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ भी डलवाऊंगा हर एक मॉक टेस्ट की। हमने 10 मॉक टेस्ट कराने हैं मेरे भाई, दूसरा आज हम करेंगे दोस्त, ठीक है? कॉपी पेन लेके बैठो और मेरे साथ साथ करिएगा मेरे भाई, ठीक है ना? औरों के साथ भी शेयर करिए भैया, अकेले थोड़ा नौकरी लेनी है आपको। 11-12 हजार वैकेंसी है, सबको मौका मिलना चाहिए दोस्त, ठीक है जी? शुरू कर दें, करते हैं शुरू। सवाल नंबर 1 से भगवान का नाम लेके पहला सवाल ही हमें दिख रहा है टाइम एंड वर्क चैप्टर का। ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, बी 48 दिन में पूरा कर सकता है। 8 दिन तक साथ में काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है? बचे काम का 60% बचे काम का कितने समय में पूरा करेगा? देखिए, आप एलसीएम मेथड भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन में भी। एक एलसीएम वाला बता देता हूं भाई। ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है और बी सेम वही काम हमारा 48 दिन में कर सकता है। तो 32 और 48 दोनों से कटने वाला नंबर होता है भाई 96। मैंने मान लिया कि टोटल काम जो है वो 96 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। अब दोनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं। अच्छा, दोनों मिलकर ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5। तो दोनों मिलकर 8 दिन में कितना काम करेंगे? 40। तो 96 में से 40 काम हो जाएगा, तो बचा काम 56 बचा काम है, 56 काम बचा। अब बोला है बचे काम का 60% बी कितने दिन में करेगा? तो 56 का 60%, 60% क्या होता है मेरे भाई? 20% 1/5, 60% है 3/5। तो बचे काम का 3/5 ये वर्क आपको करना है। बोला इस काम को बी कितने दिन में करेगा? तो बी करेगा भाई ये काम 2 एफिशिएंसी के साथ, तो बटे 2 एफिशिएंसी के साथ बी करेगा इतने दिनों में, ठीक है भाई? 2 से आपका 56 कट ही रहा है मेरे प्यारे भाई 28 बार, तो 28 तिया 84/5 आ गया। तो बी बचे काम को 84/5 दिन में कर लेगा। 5 से 84 16 बार जाएगा, 16 पंजेसी 16 सही 4/5 दिन में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं था, ये आसान सवाल था। कर पाओगे? आ जाओ। एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है, फिर दोबारा 50% की वृद्धि की जाती है। ओरिजिनल संख्या पर वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम किया जाना चाहिए? देखिए, हमने एक संख्या को 50% बढ़ा दिया 2 बार। 50% का मतलब 1/2, 1/2। यानी कि अगर संख्या पहले 2 थी तो हमने 2 से 3 कर दी। 50% बढ़ाओगे तो संख्या 2 से 3 हो जाएगी, लेकिन हमने 50% 2 बार बढ़ाया। 2 बार बढ़ाने का मतलब पावर 2 स्क्वायर कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 9/4। यानी कि अगर कोई नंबर इनिशियली 4 है तो 50% बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? ये हमेशा संख्या की इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है, नीचे हमेशा प्रारंभिक मान होता है। बोला है मूल संख्या ओरिजिनल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी संख्या को कितने % कम किया जाना चाहिए? अगर संख्या 4 थी, 50% दोबारा बढ़ाने पर 9 हो जाएगी। अब 9 से वापस नंबर 4 पे आना है तो कितना कम करना पड़ेगा? 5/9 कम करना पड़ेगा। 1/9 होता है 11:1/9%, तो 5/9 जी 5 गुना। याद होना चाहिए बेटा, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू 11:1/9%, तो 5 गुना करेंगे तो 55 सही 5/9% आंसर। यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 25/18 है, तो सेक की पावर 4 माइनस 10
थोड़ा गलत है, sec की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 होगा मेरे भाई ये, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, तभी हो पाएगा ना सवाल। ज्ञात कीजिए, बताओ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर 25/18 है तो सेक की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 थीटा का मान भी 25/18 ही आएगा। आप बोलोगे सर नहीं समझे, पावर 4 का मतलब नहीं समझते आप लोग। पावर 4 का मतलब होता है स्क्वायर का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्या आप मेरी बात को नहीं समझे? आप बोलोगे सर हम तो कल ही समझ गए थे। ठीक है भाई, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं जानते? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इनटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा 25/18 दिया है, इसका मान 25/18 ही आ जाएगा मेरे भाई। कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 और गुणा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा दिया है आपको 25/18। बहुत बेसिक सवाल था त्रिकोणमिति का। सवाल नंबर 4, ऐसे ही अच्छे अच्छे रेलेवेंट, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं करेंगे हम, जैसे पेपर में आते वैसे करेंगे। 3 प्लस अंडर रूट 2 और 2√7 का थर्ड प्रपोर्शन बताओ। देखो अगर आपको दो संख्याएं दी हैं मेरे भाई, जैसे ये ए है ये बी है, और आपसे इनका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने कहा जाए, हिंदी में तृतीय अनुपाती, तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए। दिस इज माई कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ये नंबर बी है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, √7 का 7, 4 7 28 बटे ए का मतलब 3 प्लस अंडर रूट 2, ये आ गया मेरे भाई 3 प्लस अंडर रूट 2। क्या बात को समझे? 28/3 प्लस √2। आप कहोगे सर ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा। तो अगर कुछ ऐसा है, नीचे नहीं है ना रूट, तो हमें इसका रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करना पड़ेगा। नीचे जैसे 3 प्लस √2 है, तो आप ऊपर नीचे अंश में भी और हर में भी 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। अब इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे बन गया जी ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7, तो नीचे आपका जो ये मल्टीप्लाई होके ये 7 बन गया मेरे भाई 7, और 7 से आपका 28 जो है 4 बार कट गया। अब आंसर आना चाहिए, आंसर आ गया जी सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन आंसर आ गया 4 × 3 माइनस √2। हालांकि इतनी आसान कैलकुलेशन थी कि दिमाग में ही हो जाती, लिखना नहीं चाहिए था। कर पाओगे? मजा आया? आगे चलेंगे। सवाल नंबर 5, दो संख्याओं का प्रोडक्ट गुणनफल 5184 है, उनका HCF 24 है, एलसीएम बताओ। देखो कॉन्सेप्ट ये बनता है कि दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होती है। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट 5184 है तो प्रोडक्ट बराबर देयर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब ये आएगा 24 दूनी 48, 2 बार जाएगा, ये 3 बार तो जाएगा ही नहीं मेरे भाई, ना 1 बार जाएगा, 2 बार पहाड़ा जाएगा। यह आंसर है डी ऑप्शन। कि अगर मैं 24 से इसको काटूंगा, मैं पूरा नहीं काटूंगा, तो 24 दूनी 48, 2 बार ही जाना चाहिए, आंसर है। यूनिट डेट भी मैच कर सकते हैं कि 4 की यहां 6 में गुणा करेंगे तो यूनिट डेट 4 मैच होगा। बेसिक सवाल। आइए, चीनी के प्राइस में 22.5% की वृद्धि होती है। अनीता चीनी पर अपने खर्च को पहले जितना ही रखना चाहती है, खर्च नहीं बढ़ाना चाहती। चीनी की खपत कितने % रिड्यूस करनी चाहिए? बाय व्हाट % मस्ट सी रिड्यूस हर कंजम्पशन ऑफ शुगर? बहुत बढ़िया, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो बार बार आता है। आप जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, हमें खर्चा सेम रखना है। अब इस सवाल के अनुसार जो प्राइस है, चीनी का जो प्राइस है पी, वो 22.5% बढ़ गया। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं? नहीं जानते ना? 2.5% होता है मेरे भाई 1/40। ओके, मैं 25 से रिलेट कर रहा हूं। ये 2.5% का 9 गुना है, 22.5, 25 निम्मा 225, 9/40। तो चीनी का जो प्राइस है 9/40 बढ़ गया, यानी कि चीनी का प्राइस अगर पहले 40 था बंधु, तो 9 बढ़ के 49 हो गया, 40 से 49। तो खपत उल्टे अनुपात में बदलेगी। कंजम्पशन अगर पहले 49 था तो 40 करना पड़ेगा,
क्योंकि यहां पे मुझे खर्चा और खपत के गुणा सेम रखना है, सॉरी प्राइस और कंजम्पशन की गुणा एक्सपेंडिचर सेम रखना है। और दो संख्याओं की गुणा अगर आपको सेम रखनी है मेरे भाई, खर्चे में बदलाव नहीं करना, तो इन दोनों का रेशियो उल्टा हो जाएगा। यानी कि कंजम्पशन 49 से 40 हो जाएगा, कितना कम करना पड़ेगा, 9/49 परसेंटेज में गुणा 100%। काफी ज्यादा नजदीक हैं? तो 49 दूनी यानी कि 18 तो चला ही जाएगा ना, ये ऐसे लिख सकते 9 और 100 को अगर 49 से ये डिवाइड कर लो पहले आप, 100/49, ठीक है ना। 49 दूनी 98 और 200, 2 + 2/49 ये आएगा। तो 9 दूनी 18, 9 की 2 में गुणा 18 + 18/49। अगर 18/49 करते हैं तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 180/49 हो जाएगा। 180/49 जाएगा 49 तिया 3 बार जाएगा, 49 × 147, 4 बार नहीं जा पाएगा, यानी कि 18.3 समथिंग आएगा। 18.3 समथिंग आएगा मेरे भाई अप्रोक्स में, ये आंसर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 900 को भाग करने लगे 49 से, ब्रेक करके आप जो है किया करो बच्चों। 7वां सवाल, यदि a की पावर 4 + 1/a की पावर 4 34 है, तो a की पावर 6 + 1/a की पावर 6। देखो पावर अगर 6 निकालना है तो पहले पावर 2 निकालो आप। जैसे आपको पावर 4 दिया है, प्लस है, आपको प्लस से प्लस में जाना है मेरे भाई, सुनना मेरी बात को। अगर आपको पावर 4 से पावर 2 में जाना है, पावर 4 से पावर 2 में जाना है, पावर को हाफ करना है प्लस से प्लस में, तो सिंपल लॉजिक है, जो भी दिया है 2 जोड़ के अंडरूट ले लीजिए। 34 में 2 जोड़ के अंडरूट ले लीजिए, 34 और 2 36 का अंडरूट 6, ये a² + 1/a² आ जाएगा। अब आपको अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले याद होनी चाहिए। पावर 2 से पावर 6 में जाना है, 3 गुना करना है, 2 तिया 6। अगर हम पावर 2 से पावर 6 में जाएंगे, 3 गुना करेंगे, प्लस है, तो फॉर्मूला लगेगा x + 1/x से। अगर x³ + 1/x³ में जाना है, k³ - 3k, 6 का क्यूब -3 × 6, 6 का क्यूब 216 -18, यानी कि 198 इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन 198 करेक्ट आ जाएगा भाई। अगर आपको फॉर्मूले ही नहीं याद तो फिर बड़ी समस्या है। फिर पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए अलजेब्रा के। मैं आपको एक इलाज बता देता हूं बिना किसी बैच के। जैसे ये है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग हमारी बुक है, तो इसमें अलजेब्रा हो, त्रिकोणमिति हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, अर्थमेटिक के शॉर्टकट हो, लाभ हानि के, परसेंटेज की कैलकुलेशन ट्रिक हो, रेशियो के जो है कॉन्सेप्ट हो, वो सब यहां पे लिखे हुए हैं एग्जाम्पल के साथ। तो अगर कोई बच्चा कॉन्सेप्ट ही नहीं जानता, वो सवाल कैसे कर पाएगा, फिर वो पेपर ही नहीं क्लियर कर पाएगा, नौकरी रुक जाएगी। तो आप ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। बहुत पतली सी किताब है ना, 150 रुपए के आसपास ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी और आपके ऑफलाइन स्टोर पर भी मिल जाएगी। और एक कलरफुल है, कॉन्सेप्ट को इस तरीके से हाईलाइट कर करके यहां पे लिखा गया है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और ज्योमेट्री तो इसमें बहुत ही बढ़िया है, ऐसे देखो कैसे कॉन्सेप्ट लिखे हैं। 7वां, आओ 8वां, मंदार ने कैलकुलेटर खरीदा और उसने केतन को 5% प्रॉफिट पर बेचा। केतन ने तुषार को 25% लॉस पर बेचा। तुषार ने 3780 का भुगतान किया। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर मंदार बॉट इज, मंदार द्वारा खरीदे गए कैलकुलेटर का सीपी। देखो ये है सक्सेसिव वाला सवाल, एक आदमी ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ये सक्सेसिव का सवाल होता है। मैं लिख के बताऊं, जैसे मंदार ने एक कैलकुलेटर केतन को बेचा जी, कितने के लाभ पर, 5% के लाभ पर, 5%। और केतन ने जी उसे तुषार को बेचा, केतन ने बेचा तुषार को 25% के लॉस पर, ये सक्सेसिव होता है। अब यहां तुषार ने 3780 रुपए में कैलकुलेटर पे करके खरीदा है, तो मंदार के लिए कैलकुलेटर का सीपी यानी कि फाइनल वैल्यू दी है और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है। बात को समझे? तो आप यहां पे रेशियो लगाओ, सबसे बेस्ट है। 5% का मतलब होता है 1/20, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 5% का प्रॉफिट कमाया मंदार ने 1/20, यानी कि 20 का कैलकुलेटर 21 में बेचा। फिर 25% का लॉस हो 1/4, यानी कि 4 का सामान 3 में बेचा। तो आ जाएगा मेरे भाई 21 तिया कुछ कटेगा तो यानी 63/80। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो, यानी कि मंदार का अगर सीपी 80 था
तो फाइनली केतन को 63 में बिका जाओ कि बिका कितने में, 3780 रुपए में। कितने गुना है, सीधा सीधा 63 छिक्का दिख रहा है, 360 और 18 60 टाइम्स 60 गुना। तो मंदार के लिए सीपीबी 80 का 60 गुना। ये हमेशा फाइनल और इनिशियल वैल्यू का रेशियो आता है। फाइनल वैल्यू दी है, शुरुआत की वैल्यू पूछिए। 80 का 60 गुना 4800 रुपए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और ऐसे सवाल तो आपको पेपर में बतेरे मिलेंगे, लाइन से मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। यह सवाल आया था एनटीपीसी सीबीटी 1 में। एक टेस्ट पेपर में सही सवाल करने पे 3 नंबर मिलते हैं और गलत करने पर 1 अंक का जुर्माना यानी कि 1 नंबर माइनस हो जाता है। एक स्टूडेंट ने 76 सवालों का अटेम्प्ट किया है और उसे नंबर मिले 144। तो कितने सवाल सही किए, कितने सवाल उसने सही किए मेरे भाई, ये बताओ। बहुत बड़े सवाल है। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को एक्स वाई मान के करते, माना एक्स सही किए वाई गलत किए। जो थोड़े स्मार्ट है वो एलिगेशन से करते हैं, जो हमारी तरह स्मार्ट हैं सोचते हैं वो शिफ्टिंग से करते हैं, है ना। ये आपके नॉर्मल एग्जाम की कैलकुलेशन में भी आ सकता है। आप अपने भी मार्क्स ऐसे निकाल सकते हो कि भाई आपने एक पेपर दिया और आपने 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सही करने पर मिलेंगे 3 अंक और गलत करने पर 1 नंबर माइनस हो जाएगा। मैंने मान लिया कि जो उसने 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सारे के सारे सही हैं, माना सारे के सारे उसके सही हैं। तो अगर एक सवाल के 3 नंबर हैं तो 76 सवालों के कितने नंबर मिलने चाहिए फिर उसको, 210 और 18 228 नंबर मिलने चाहिए। लेकिन उसके नंबर तो आए हैं 144, 228 की बजाय 144 नंबर आए हैं उसके। तो कितने नंबर कम आए, आप बोलोगे सर यहां पे ये आएगा 84 नंबर कम आए हैं, ठीक है जी। ये नंबर कम क्यों आए, क्योंकि उसने सारे सवाल सही नहीं किए, कुछ गलत किए हैं। कुछ सवाल उसने गलत किए। भाई सही सवाल करने पर तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि अगर एक सवाल सही होने की बजाय गलत हो जाता है, सही होने की बजाय गलत हो जाता है तो आपका 4 नंबर का नुकसान हो जाता है। 3 पॉजिटिव होने की वजह 1 माइनस हो गया, 4 नंबर का नुकसान हो जाता है। अगर आपको 84 नंबर कम मिले तो ये केवल इसलिए मिले कि आपने जो है वो क्वेश्चन गलत किए होंगे कुछ, और एक रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से 4 नंबर कम होता है। तो 84 नंबर कम जो हुए हैं वो 21 क्वेश्चन गलत करने की वजह से हुए हैं। तो आपने 21 क्वेश्चन गलत किए हैं 76 में से, लेकिन पूछा है सही। तो सही कितने किए, घटाइए मेरे प्यारे भाई, यानी कि ये 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन आपने सही किए होंगे, डी ऑप्शन। आप ऑप्शन से भी ये सवाल बना सकते हैं। ऐसी ऐसी निंजा टेक्निक में आपको सिखाऊंगा जिससे आप दिमाग में ही ऐसे सवालों को कर पाओगे। 10वां, एक कैमरे का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, इट्स 75% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, देन द प्रॉफिट परसेंटेज। सीपीएसपी का 75% है। 75% जानते हो, 25% 1/4, 75% 3/4। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 3/4 है। यानी कि कैमरे का, अगर किसी कैमरे का सेलिंग प्राइस 4 है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 3 है। सीपीएसपी का रेशियो है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट तो सीपी को बेस मान के निकाला जाता है ना। 3 का अगर कैमरा अल्टीमेटली 4 में बिक रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है 1/3, और 1/3 का मतलब 33:1/3% का प्रॉफिट है। कोई बात। आइए सवाल नंबर 11 करेंगे। सवाल नंबर 11 दिख रहा है पाइप एंड सिस्टम का, नल और टंकी का। जल्दी से करो मेरे दोस्त, ठीक है। देखो इससे पहले मैं एक बात बताऊंगा कि जो हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, क्योंकि हम कितना भी पढ़ा लें, केवल मैथ के दम पे तो सिलेक्शन होना नहीं भैया। आपको जीए भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, और उसका बेस्ट तरीका क्या है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से रिवीजन होता है, मॉक टेस्ट से स्पीड बढ़ती है, मॉक टेस्ट से एक्यूरेसी बढ़ती है, मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि कितनी पानी में हो आप, कितनी तैयारी है। तो इस एप्लीकेशन पे टेस्ट रैंकिंग पे एनटीपीसी के जो 2021 में पेपर हुआ था लास्ट, उसके बाद अब 2025 में हो रहा है, मैंने 20 के 20 हर दिन के हर डेट के मॉर्निंग इवनिंग सारे ही शिफ्ट के मेरे प्यारे भाई पेपर फ्री में अपलोड कर दिए, जिन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लिखा हुआ है फ्री, सारे पेपर फ्री हैं, 20 टेस्ट हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग से। और आप मेरे दोस्त अगर
नए टेस्ट लगाना चाहते हैं तो नए 26 टेस्ट भी अपलोड हैं, लेकिन ये चूंकि टॉपर्स ने बनाए हैं, हर एक सवाल बनाने का जी भाई उन्होंने पैसे लिए हैं और इसका सर्वर का भी कॉस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये 99 रुपीज में आपको एप्लीकेशन पे हमारे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कांस्टेबल, दरोगा, सर एक एग्जाम के 99 में एक साल के लिए टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। तो मेरे भाई आप ये प्रीवियस ईयर का तो सारा फ्री कर रखा है मैंने पिछले 5 साल का। बहुत सारे बच्चे ना फ्री टेस्ट लगा कर ही बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट करते। डेली का सर्वर का कॉस्ट ही है 50,000 से 1 लाख के बीच जो हम उठाते हैं। चलो बच्चे पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो नए टेस्ट हैं उसके लिए आपको 99 में 1 साल के लिए मिल जाएंगे सारे। तो आप प्रीवियस ईयर पहले लगाओ, उसके बाद आप नए टेस्ट लगाना, पर ये लगाना जरूर मेरे भाई। यहां भी आपको क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। चलो, एक टैंक को एक पाइप द्वारा 18 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन बट इट टेक्स 6 आवर्स मोर टू फिल द टैंक ड्यू टू ए लीकेज। लेकिन लीकेज की वजह से इसको भरने में बॉटम में एक लीकेज है, 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। द लीकेज पॉइंट कैन एम्प्टी द टैंक व्हेन इट इज 2/3 फुल इन। लीकेज जो है 2/3 भरा होने पर, टैंक के 2/3 भरा होने पर लीकेज जो है कितने घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, मान लीजिए एक पाइप है जो 18 घंटे में टंकी भर सकता है, लेकिन इस पाइप के साथ साथ इसके टंकी के नीचे एक लीकेज भी है एल, जिसकी वजह से टंकी भरने में 18 घंटे नहीं 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। यानी कि कितने घंटे लग जाते हैं, 24 घंटे लग जाते हैं, 24 आवर्स। तो कोई मुझे ये बताने वाला है लीकेज अकेला जो है, ये जो लीकेज है मेरे प्यारे भाई अकेला, ये कितने टाइम में टंकी खाली कर देगा। मान लिया टंकी कैपेसिटी 18, 24 कैल्शियम 72, तो भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी आ जाएगी। ये भरने वाला पाइप 1 घंटे में कितना भरता है, 4, 18, 4, 72। ये दोनों मिलकर कितना भरेंगे 1 घंटे में, 3। तो भैया भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी 4 है, दोनों पाइप की मिलाकर 3 है, तो लीकेज पाइप की एफिशिएंसी -1 आएगी, -1। 4 में से -1 घटाऊंगा तो ही तो 3 आएगा। यानी कि लीकेज जो पाइप है वो 1 एफिशिएंसी के साथ खाली करता है। तो पूरी भरी ही टंकी का 2/3, 72 का 2/3 कितना होता है, 48। 48 यूनिट टंकी लीकेज पाइप 1 एफिशिएंसी से खाली करेगा, तो खाली करने में 48 घंटे लग जाएंगे लीकेज पाइप को। आसान सवाल। आ जाइए 12वां, 2 समद्विबाहु त्रिभुज के ऊर्ध्वाधर कोण समान है। 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उनके जो है इक्वल वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल सेम है। एरिया का रेशियो 4.84 रेशियो 5.29 है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट का संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। भाई साहब गजब का सवाल है, गजब का सवाल। जैसे मान लीजिए 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, ऐसे बना दिए हमने। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो समझते हैं, यानी कि 2 ट्रायंगल जिनमें 2 भुजाएं बराबर हो, ऐसे। ये दोनों ही ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस हैं। समझ में आई बात, आप बोलूंगा सर। इनके ये एंगल, ये वर्टिकल एंगल सेम है, थीटा थीटा। तो क्या ऐसा होने से दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो जाएंगे? क्योंकि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो ये दोनों एंगल तो बराबर होते ही है, अल्फा अल्फा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड बराबर, 2 कोण बराबर। लेकिन यहां ये थीटा है, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो ये भी अल्फा अल्फा होगा। तो इन दोनों त्रिभुजों के मेरे प्यारे भाई तीनों कोण बराबर हो गए। तो ध्यान रखिएगा, 2 आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज हैं, उनका ये वाला एंगल वर्टिकल एंगल अगर सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर समरूप हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। अब यहां पे एरिया का रेशियो दिया, इनकी हाइट का, करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो पूछा है। तो देखिए एरिया का अगर रेशियो दिया है, हाइट का पूछा है, तो हाइट का रेशियो निकालने के लिए एरिया के रेशियो का अंडर रूट करना पड़ेगा। कि एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ हाइट हो चाहे मीडियन हो चाहे साइड हो, उनका स्क्वायर होगा। यहां एरिया का रेशियो दिया है तो हाइट का रेशियो निकालने के लिए उल्टा करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, हाइट होती है सेंटीमीटर में। तो डेसिमल डेसिमल कट जाएगा, 484 का अंडर रूट 22 और 529 का अंडर रूट 23। तो 22:23 इस सवाल का आंसर है। बहुत अच्छा बेसिक इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आने लायक। आ जाइए
7 खिलाड़ियों का एवरेज स्कोर शुरुआत में 55 जो है दर्ज किया गया। हालांकि बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लिया गया। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट ए स्कोर ऑफ 35 हैड बीन मिस्टेकनली रीड एज 53। डिटरमाइन द करेक्ट एवरेज स्कोर। करेक्ट एवरेज स्कोर क्या होगा? देखिए मेरे भाई, हमारे 7 खिलाड़ी हैं, उनका एवरेज स्कोर निकाला गया तो 55 आया, 55। लेकिन एक गड़बड़ है, 35 का स्कोर गलती से हमने 53 पढ़ लिया। यानी कि मेरे प्यारे भाई, करेक्ट था हमारा 35 और हमने गलती से 53 पढ़ लिया। गलती से हमने 53 पढ़ लिया। करेक्ट हमारा स्कोर 35 था, गलती से हमने एक स्कोर को 53 पढ़ लिया, तो गलती सुधारनी पड़ेगी। 53 की गलती सुधार के 35 पे लाना पड़ेगा, तो हमें हमारा स्कोर जो है टोटल 18 कम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि टोटल स्कोर 18 कम करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। तो एवरेज कितना कम हो जाएगा? अगर 7 खिलाड़ी हैं, केक कटेगा तो सभी बटेगा, 7 में डिवाइड कर दीजिए, तो नया एवरेज ये आ जाएगा मेरे भाई। 7 से 18, 7 दूनी 14, 0.4 बचेगा, 0 7 सिंह 42, यानी कि 55 माइनस 2.6 आएगा ये आपका। फिर तो ये आएगा मेरे भाई 52 पॉइंट जो है 52.4 के करीब आएगा, 52.4। सी ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर? आप बोलोगे जी सर अप्रोक्स में आएगा आंसर 52.4 के करीब। आइए, सेम ब्याज दर पर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 42 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 45 है, तो प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। ये लिख लीजिए, आप मेरे से लिख लीजिए, ये सवाल 100%, 200%, 500% आपके पेपर में आएगा, सेम टू सेम। अभी बट डाटा बदला जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, आप 1 सेकंड में उड़ा पाओगे। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 42 है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 45 है। प्रिंसिपल पूछा है आपसे, ब्याज की दर भी पूछ सकता है, वो भी निकाल सकते हो। देखिए, प्रिंसिपल पर पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज। अच्छा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 42 है तो पहले साल का 21 होगा, दूसरे साल का 21 होगा, आधा आधा हो जाएगा ना टोटल सिंपल इंटरेस्ट। 42 का आधा 21। लेकिन 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 45 है, 42 से 3 ज्यादा है 45, यानी कि आपको 3 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला है सीआई। तो मेरे भाई ये 2 साल का टोटल सीआई हो गया, तो ये 3 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा कहां से आया? कहां से आया भाई? आपने पहले साल जो ब्याज कमाया होगा उसी ब्याज पर एक्स्ट्रा ब्याज मिला होगा, यानी कि ये 21 रुपए पर ही 3 रुपए ब्याज मिला है, यानी कि 1/7। बोलो 21 का 1/7 3 होता है। तो अगर आपसे ब्याज की दर पूछेगा तो 1/7 ही ब्याज की दर आ जाएगी, 14.28% ये ब्याज की दर आ जाएगी। लेकिन पूछा है प्रिंसिपल, तो पहले साल ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है मेरे भाई, फर्स्ट ईयर का। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो अगर ब्याज की दर 1/7 है तो पहले साल भी तो आपको प्रिंसिपल का 1/7 ब्याज मिला होगा फर्स्ट ईयर में, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन का 1/7 ही 21 रुपए के बराबर है। तो मूलधन है 21 सत्ते 147, 147 रुपीज। आप बोलोगे सर मजा आ गया, क्या गजब का तरीका बताया। 15वां, अगर tan थीटा बी बटा ए है तो पूछा है इसका मान क्या होगा। त्रिकोणमिति का सवाल है, एनटीपीसी के पेपर का आया हुआ। देखो जितने भी कराएं मुझे लगता है सबसे आसान है। आपको ये पूछा है, देखो ये कॉस साइन रेशियो है, तो ऐसे सवाल में त्रिकोणमिति लगेगी नहीं भाई। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर बी बटा ए, यानी कि साइन कॉस का रेशियो पता है, साइन और कॉस का रेशियो पता है बी बटा ए, और आपसे रेशियो देकर रेशियो पूछा, हर जगह पावर तो सेम ही है ना साइन कॉस की 1 1। तो ये सवाल त्रिकोणमिति का रहा ही नहीं, ये सवाल रहा रेशियो का। अब साइन थीटा की जगह बी रख दो, कॉस थीटा की जगह ए रख दो। कॉस थीटा की जगह ए रखो, ए गुणा ए स्क्वायर, साइन थीटा की जगह बी रख दो, बी गुणा बी स्क्वायर नीचे।
कॉस थीटा की जगह ए रखो, ए गुणा ए स्क्वायर, माइनस साइन थीटा की जगह बी रखो, बी गुणा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आई बंधु बात? आइए सवाल है आपके सामने 16। गोविंद ने, ये भी सीआई का सवाल है, गोविंद ने एचडीएफसी में 3% ब्याज की दर से कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। 2 साल के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 203 रुपए प्राप्त हुए। गोविंद ने एचडीएफसी बैंक में पैसा जमा किया 3% ब्याज की दर से। वॉट वुड बी द करस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? इफ आफ्टर 2 years गोविंद गेट 203 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट कंसिडरिंग एनुअल कंपाउंडिंग। देखो ब्याज जो है एनुअली कंपाउंड हो रहा है। 2 साल के बाद गोविंद को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 203 रुपए ब्याज मिले। तो बताओ 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट होता तो कितना मिलता? अगर ब्याज की दर 3% है, 3%, ध्यान से सुनिएगा, तो 2 साल का जो सीआई होगा वो होता है 3 और 3 का सक्सिव, 3 प्लस 3 गुणा 3 बटे 100, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आएगा मेरे प्यारे में 3 और 3 6, 9 बटे 100 0.09, तो 6.09% आपको ब्याज मिलेगा 2 साल में। ब्याज मिला कितना है? 203 रुपए। आपसे पूछा है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या आप नहीं निकाल सकते मेरे भाई? सिंपल, अगर 1 साल में 3% है ब्याज, 2 साल में क्या होगा? 6%। 6% के लिए पूछिए मेरे दोस्तों, बस यहां पे आपसे हो गया 200 रुपए, हो नहीं गया बेटा? ये बटे 3 हो गया ना, बटे 3 हो गया। 609 को 3 से भाग किया 203, 6 को ये 200 आ जाएगा, 200 रुपए। क्योंकि ये जो है मेरे भाई पॉइंट बटे वो हो गया, 1/3 हो गया मेरे प्यारे भाई। यहां पर 1/3 और डेसिमल लग रहा है, डेसिमल हटाओगे तो यहां पे 2 जीरो बढ़ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, 200 रुपए आ जाएगा, 200 रुपए। एकदम आसान सा सवाल था। सवाल नंबर 16, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राइंगल एबीसी के बी और सी के बाइसेक्टर डी पर मिलते हैं। ए 75 है तो बीडीसी का माप ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, बेसिक सवाल है मेरे भाई ग्रुप डी का। देखो अगर आपके सामने कोई ट्राइंगल बनाया जाए ए बी और सी, यहां बी और सी के बाइसेक्टर, ये मैं चित्र बनाने की जरूरत नहीं, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ये पेपर में नहीं करना इतना। बी और सी के बाइसेक्टर डी पर मिलते हैं। यहां पे आपको ये एंगल दे दिया मेरे भाई 75 डिग्री। आपसे पूछा ये बीडीसी, तो ध्यान रखिएगा अगर किसी भी त्रिभुज में 2 कोणों के बाइसेक्टर खींचे जाते हैं तो ये जो एंगल बनेगा यहां पे, तीसरा एंगल पता है अगर 75, तो ये होगा 90 डिग्री प्लस 75/2। दिस इज माई कॉन्सेप्ट। 75/2 37.5, 90 में 37.5 जोड़ेंगे तो 127.5 डिग्री इसका आंसर आएगा, 127.5 डिग्री। डी ऑप्शन उड़ा दिया जी हमने। आओ, उस बेलन का कर्व सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसके बेस की रेडियस 7 है और हाइट 9.5 है, पाई बराबर 22/7। भाई इससे आसान सवाल मैं आपके लिए क्या ही बना सकता हूं। बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, रेडियस यहां पे 7 है। अब मेरे प्यारे भाई ये हो गया जी 9.5, ठीक है, हाइट है 9.5, अच्छा सॉरी ये बेलन है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया, ये शंकु नहीं है। बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। पाई का मतलब 22/7, रेडियस 7 है, भूख लग रही है अब हमें, जो हाइट 9.5 है, 2 पाई आर एच, ये आ गया, 7 से 7 कट गया, 9.5 दूनी 19, 22 गुणा 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर आ जाएगा मेरे भाई 19 से कटने वाला, 11 से कटने वाला, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 18 सवाल के बाद जल्दी से करेंगे सवाल नंबर 19। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 711 1040 को भाग देने पर 48 और 20 रिमाइंडर प्राप्त हो। वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिससे 711 को भाग दूं तो रिमाइंडर 48 आए। यानी कि अगर मैं 711 में से 48 घटा लूंगा तो कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों
663 पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। 1040 को भाग दूं तो 20 रिमाइंडर आए। अगर मैं 1040 में से 20 घटा दूंगा तो 1020 उस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो मुझे मेरे प्यारे भाई वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है, वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो 663 और 1020 को पूरा पूरा भाग दे। और वो बड़े से बड़ा नंबर होगा इन दोनों को डिवाइड करने वाला, इनका HCF। क्या आ जाएगा मेरे भाई? इनका HCF। भाई अगर किसी संख्या से जब हम 711 को भाग देते हैं तो रिमाइंडर 48 आता है, तो अगर 711 में से रिमाइंडर ही माइनस कर दूंगा तो नंबर पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब इनका HCF निकालना है मेरे प्यारे भाई। ये दोनों, ये एक ऑड नंबर है, HCF भी ऑड आएगा मेरे भाई। 1020 में आता है 17, 17 छिक्का 102, 17 से कटने वाला नंबर, ये ऑप्शन आंसर होना चाहिए। 51 से चला जाएगा मेरे भाई 20 बार, 51 51 बचेगा 15, 51 13 बार जाएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि इनका HCF 51 है और 51 ही सवाल का आंसर है। आगे मैं ऑप्शन की हेल्प लूंगा, मैं खुद नहीं करूंगा, ठीक है ना? बढ़िया। सीपीओ का सवाल है मेरे भाई, 3 सर्कल ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर टच वन अदर, द एरिया सबटेंडेड बिटवीन देम इज। देखो भाई ये एक सवाल भी है लेकिन इसको एक फॉर्मूले की तरह याद करिए, क्योंकि ये पेपर में इतना ज्यादा पूछा गया है। 3 सर्कल है बराबर रेडियस के, 3 सर्कल है मेरे प्यारे भाई बराबर रेडियस के, ठीक है ना? मान लीजिए 3 सर्कल है, तीनों की रेडियस सेम है R, तीनों की सर्कल रेडियस है सेम R। अब ये तीनों सर्कल इस प्रकार से कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, ये वाला इन दोनों को टच कर रहा है, ये वाला सर्कल बाकी दोनों को टच कर रहा है, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इनके बीच में ये जो एरिया होगा मेरे प्यारे भाई, ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया कितना होगा, ये शेडेड एरिया कितना होगा? तो ये एरिया का सीधा फॉर्मूला याद करिएगा, √3 माइनस पाई बटे 2 R स्क्वायर, √3 माइनस पाई बटे 2 R स्क्वायर। बस आप यहां रेडियस की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। हो गया सॉल्व। बस बेसिक से करेंगे तो होगा, लेकिन 1 मिनट लग जाएगा। यहां आपको सीधा याद रखना है, ये सवाल लेटेस्ट सीजीएल मेंस में आया है, ये रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है, एनटीपीसी में भी आया हुआ है। यहां आप तीनों सर्कल की रेडियस क्या बोलिए? 5 सेंटीमीटर बोलिए, तो आर की जगह 5 रखेंगे तो √3 माइनस पाई बटे 2 25 आ जाएगा। √3 माइनस पाई बटे 2 5 का स्क्वायर 25, डी ऑप्शन। कर पाओगे? कितना बेसिक सा सवाल है मेरे भाई। अब बेसिक से सवाल के साथ साथ, लेकिन अगर आपको बेसिक से ही पूरा मैथ पढ़ना है कि सर हम हैं मैथ में बिल्कुल एकदम खाली, हमें बेसिक से मैथ पढ़ाइए, हमें कॉन्सेप्ट समझाइए, फॉर्मूला समझाइए, फिर हमें एग्जाम्पल दीजिए, उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराइए टाइप वाइज टाइप। इस तरीके से आपको गणित पढ़ना है बिल्कुल लाइव, सारी की सारी क्लासेस लाइव। तो कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा आरंभ बैच आया हुआ है, आरंभ बैच। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, यही किसी सरकारी नौकरी के 4 पिलर हैं। मैं आपसे कहूं ये चारों ही सब्जेक्ट की तैयारी हम चारों टीचर्स आपको घर बैठे बैठे 1599 की फीस में कराएंगे, 1599 की फीस में। मतलब इतने कम प्राइस में मेरे प्यारे भाई आप घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हो, जो अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आपकी एक दोपहर की कमाई 1599 से ज्यादा होगी, आपकी एक महीने की, एक दिन की, एक दोपहर की कमाई। इतने कम प्राइस में हम आपको घर बैठे बैठे वो कंटेंट देंगे जिसकी आपको जरूरत है सिलेक्शन लेने के लिए। लेकिन हम कंटेंट देने का काम करेंगे, बढ़िया पढ़ाने का काम करेंगे। पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, वीडियो आपको ही देखने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स आपको ही बनाने पड़ेंगे, रिवीजन आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन हम बढ़ाएंगे बढ़िया। इसके लिए आपको बैच में एनरोल करना होगा। इसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, क्लास इसकी शुरू हो चुकी है। 1599 की फीस में कैरविल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए और ये बैच एनरोल कर लीजिए, आरंभ बैच। बिल्कुल आप हमारी अपनी सफलता की जो जर्नी है हमारे साथ आरंभ करिए, ठीक है जी। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, हम चारों ही सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। आओ 21वां सवाल, टाइम एंड वर्क का दिख रहा है। 4 मैन और 3 वुमेन एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी और 7 महिलाएं उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? जी बताइए। हाँ ये सवाल ना मैंने, हाँ याद आ गया जी। एक नया लॉजिक सिखाने के लिए आए मेरे भाई।
लोग आप इस सवाल में क्या करोगे, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालोगे टोटल वर्क बराबर करके, पर यहां जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, सभी लोग ध्यान सुनेगा। 4 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। यह है 8 पुरुष और 6 महिलाएं, डबल नहीं हो गया? क्या लोग डबल नहीं हो गए भाई? केवल इसी पे ध्यान दीजिए। सवाल में बोला है 4 आदमी हो और 3 महिलाएं हो, 4 मैन और 3 वुमेन मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। और हमसे पूछा क्या बंधु? हमसे पूछा 8 मैन और 6 वुमेन उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 8 मैन और 6 वुमेन। तो क्या आपने लोगों की संख्या डबल नहीं कर दी? 4 आदमी से 8 आदमी कर दिए, 3 औरतों से 6 औरतें कर दी। आपने लोगों की जो संख्या है वो पहले से दुगना कर दी, डबल। आप एक बात बताओ, आप अगर लोग किसी काम के करने के लिए दुगने लगा दोगे, एक मजदूर की बजाय 2 मजदूर लगा दोगे, तो आधे समय में काम हो जाएगा। यानी कि अब काम 6 दिन से आधे 3 दिन में ही हो जाएगा। आपने लोग डबल लगा दी तो काम तो आधे टाइम में हो जाएगा ना, 3 दिन में। तो बिना कुछ करे, बिना एफिशिएंसी निकाले 3 दिन आंसर आ गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे सर गजब का तरीका है, गजब का। ये भी देख सकते हैं कि 4 आदमी 3 महिलाएं 6 दिन में कर रहे हैं, लोग मैंने बढ़ा दिए तो 6 दिन से कम लगेगा। 6 दिन से कम आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन था मेरे भाई, ये भी आप देख सकते हो। आगे चलेंगे। एनटीपीसी द्वारा 21 का पूछा हुआ सवाल है। 2 पॉइंट है, -5, 6 और -6,5। इनको मिलाने वाली रेखा के परपेंडिकुलर और पॉइंट 2,3 से गुजरने वाली रेखा का इक्वेशन बताइए मेरे भाई। सवाल में यह पूछा है इन दोनों पॉइंट्स के परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ। वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे सवाल के फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यार भी? फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसे 100% सवाल के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन से चेक करो। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि पॉइंट 2,3 से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन बताइए। भाई अगर कोई लाइन पॉइंट 2,3 से होके जा रही है तो ये पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि लाइन की इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि मैं x की जगह 2 रख दूं, y की जगह 3 रख दूं, तो लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। अगर मैं x की जगह 2, y की जगह 3 रखता हूं तो 5 - 5 ये 0 हो रहा है। या x की जगह 2, y की जगह 3 रखूंगा तो क्या 0 बनेगा? नहीं बनेगा, यानी कि इक्वेशन नहीं हो सकती। या x की जगह 2, y की जगह 3 रखूंगा मेरे प्यारे भाई, क्या ये 0 हो रहा है? नहीं हो रहा मेरे भाई, ये भी 0 नहीं हो रहा। तो आंसर क्या आ गया? पहला ऑप्शन आ गया। हर एक सवाल मेरे दोस्त ऐसा ऑप्शन से हो जाएगा, हर एक सवाल। ठीक है जी, मुझे लगता है आपको बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे। एक कार 25 मिनट में 30 किलोमीटर और 250 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। किलोमीटर पर आवर में कार की स्पीड क्या है? देखो, इक्का दुक्का सवाल पेपर में इतने सरल भी आते हैं, लेकिन आजकल ना कैलकुलेशन थोड़ी आने लगी है। कार की स्पीड बताने, वो भी किलोमीटर पर आवर में। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और 250 मीटर। 250 मीटर क्या होता है? 250 मीटर का मतलब होता है 1/4 किलोमीटर। भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं मेरे भाई, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 250 को आप 1000 से भाग कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ये किलोमीटर में आ जाएगा। तो 30 कितना आ गया मेरे भाई? 30 चौका 120 और 121/4 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। यह आ गया मेरे भाई डिस्टेंस। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। अब यहां डिस्टेंस तो किलोमीटर में हो गई, लेकिन टाइम है आपका ये मिनट में। तो मिनट को भी घंटे में बदलेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 60 से भाग कर दीजिए, 25/60। अब सीधा आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है जी, तो 121/4 ये ऊपर जाके पलट जाएगा जी 60/25। ठीक है, तो 121 क्योंकि नीचे हो गया 25 चौका 100, ऊपर क्या आएगा मेरे भाई? 12 छिंग 72। 7260/100 करेंगे तो 72.6। 72.6 आ गया ऑप्शन नंबर सी। 11 का मल्टीपल, 121 में 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल आंसर आएगा। आइए, 4 साल पहले टीना रुचि से 18 साल छोटी थी। 4 साल पहले टीना रुचि से 18 साल छोटी थी।
रिचा और टीना की प्रेजेंट एज का सम 50 साल है। तो टीना की प्रेजेंट एज और रुचि की प्रेजेंट एज के बीच रेशियो ज्ञात कीजिए। भाई बिल्कुल पागल बनाया जा रहा दिन दहाड़े। आप ये बताओ, 4 साल पहले टीना रुचि से 18 साल छोटी थी, तो आज भी 18 साल छोटी रहेगी। मैं अगर आपसे उम्र में 5 साल बड़ा हूं तो हमेशा उम्र में 5 साल बड़ा ही रहूंगा। तो ये बोला है, ये आपको कल कंफ्यूज करने के लिए बोली है लाइन। 4 साल पहले टीना रुचि से 18 साल छोटी थी। अरे भाई आज भी टीना जो है वो रुचि से 18 साल छोटी, इनका डिफरेंस 18 है। और यहां पे रुचि टीना की प्रेजेंट एज का सम 50 साल है। रुचि प्लस टीना बराबर 50 साल, ये दिया हुआ है मेरे भाई। तो रुचि की एज कितनी आएगी, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दो संख्याओं का सम डिफरेंस दिया है 50 18, 68 का आधा 34। टीना की क्या आएगी भाई, घटा के आधा करो, 50 18 32 घटाया बटे 2 16, दोनों की एज आ गई, रुचि की और टीना की। बोला टीना की प्रेजेंट एज और रुचि की प्रेजेंट एज का रेशियो। टीना की प्रेजेंट एज है 16, रुचि की प्रेजेंट एज आई है 34। इनका रेशियो आपसे पूछा है, तो मेरे भाई ये 2 से कट जाएगा, 8:17 आंसर आ गया। कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, ऑप्शन से भी कर सकते हो, पर बेसिक से भी कहां ही टाइम लग रहा है। 4% ब्याज की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 152 रुपए है। प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। और मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बता दूंगा जो 3 साल की CISI में हमेशा काम करेगी। भाई यहां ब्याज की दर दी है 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25 होते हैं। 4% का मान फ्रैक्शन में 1/25। आपको इस सवाल में 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया 152। अब 3 साल के CI के लिए मेरे भाई ये रेशियो याद करिए, 3:3 है। ये गोल्डन रेशियो याद करो 3 साल के लिए प्यारे बच्चों। ये जो बाद की कैलकुलेशन है यही 3 साल के CI और 3 साल के SI का डिफरेंस होती है, जो बाद की कैलकुलेशन है। आप मेरी बात को समझे। तो यहां ब्याज की दर 4% दी है 1/25। अगर कहानी 3 साल की है मेरे भाई, एक बात ध्यान रखने का, अगर कहानी 3 साल की है तो आप प्रिंसिपल को, ये बटे 25 दिखाई दे रहा है ना, बटे 25 दिखाई दे रहा है, तो प्रिंसिपल को आप 25 का क्यूब मान लीजिए, कि माना जो प्रिंसिपल है वो 25 का क्यूब है। 25 का क्यूब मान लीजिए। जो भी यहां फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो भी हर होगा उसकी पावर 3 मान लीजिए, कहानी 3 साल की है। अब इसका 4% करते जाओ, 4% मतलब 1/25 करते जाओ। 25 क्यूब का 1/25 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर का 1/25 25, 25 का 1/25 1 आ गया। ये 1 आ गया मेरे भाई। ये जो बाद की कैलकुलेशन है यही CISI का डिफरेंस आएगी। 25 दिया 75, एक एक कम एक, 25 दिया 75, एक एक कम एक, जोड़ दीजिए 76। यानी कि ये पता चल गया कि अगर आपका प्रिंसिपल 25 का क्यूब है, प्रिंसिपल 25 का क्यूब है, ब्याज की दर 4% है, तो 3 साल के CISI का डिफरेंस 76 आएगा। जबकि सवाल में 3 साल के CI और SI का डिफरेंस कितना है, 152 रुपए है बद्दो, 152 रुपए है भाई साहब। कितना डबल हो गया। अगर ये डबल हो रहा है तो पूछा मूलधन, मूलधन भी डबल होगा। 25 का क्यूब 15,625 का भी डबल होगा मेरे भाई। ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, 31,250 रुपए। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। कैसा भी सवाल आए, कितना भी मुश्किल डाटा आए, फ्रैक्शन में बदलिए, नीचे जो भी होगा उसके बेस की पावर 3 करो। ये गोल्डन रेशियो याद रखिएगा। ये 3 साल के CISI का डिफरेंस निकालने का बेस्ट मेथड है। ठीक है भाई, डिफरेंस से प्रिंसिपल पता करने के लिए भी। आओ सवाल नंबर 26। A person rows a distance of 3:3/4 kilometer upstream in 1.5 hours and a distance of 13 kilometer downstream in 2 hours. How much time will the person take to row a distance of 90 kilometer in still water? नावधारा का सवाल है। देखिए पहली लाइन पढ़ो। एक आदमी 3:3/4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 1.5 घंटे में, तो यहां से मैं आदमी की अपस्ट्रीम स्पीड निकाल सकता हूं। 3:3/4 मतलब 4 या 12 3 15/4 किलोमीटर जाता है एक आदमी 1.5 आवर। 1.5 आवर का मतलब 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे का मतलब 1.5। तो स्पीड आगे भी डिस्टेंस बटे टाइम, 1.5 से 15 10 बार चला जाएगा, 10/4 आ जाएगा मेरे प्यार भी 2.5। अप स्टीम की स्पीड 2.5 आ गई। क्लियर है।
आदमी 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 2 घंटे में, ठीक है ना, 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब धारा की प्रवाह के साथ, धारा की दिशा में आदमी 13 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी 13/2 यानी कि 6.5। सवाल में बोला है उस पर्सन को कितना टाइम लगेगा, विल द पर्सन टेक टू रो ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, आदमी को 90 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में कितना समय लगेगा। भाई ये समय अगर आपको निकालना है, स्टिल वाटर शांत जल में जाने में कितना समय लगेगा, तो आदमी की शांत जल में स्पीड निकालिए ना एक्स, तो एक्स का मान क्या आएगा मेरे भाई, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बटे 2 ही आएगा, ठीक है, 6 2 8, ये आ जाएगा 4.5, 4.5 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो यहां से बोट की स्टिल वाटर में स्पीड जो आ गई आदमी की वो 4.5 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब 4.5 की स्पीड से 90 किलोमीटर आपको जाना है शांत जल में, तो कितना समय लगा, 90/4.5 यानी कि 20 घंटे, 45 दूनी 90 होता है, 20 घंटे। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल बेसिक सवाल है और आने लायक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइए मेरे भाई। एक आध सवाल बोर्ड मार्क्स का भी जरूर आएगा, लेकिन बहुत इजी आएगा, घबराना नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होगी। बोर्ड मार्क्स का सवाल है तो मेरे भाई पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 16 - 13 3, 16 - 13 3, 2 डिवाइडेड 2 1 आ गया, 1 गुणा 3/3, ये तो 1 ही आ गया, ये 1 ही आ गया। बचा 25 गुणा 13, 25 गुणा 13 आ गया जी 325। बिल्कुल बेकार सवाल, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। 16 - 13 3, पहले डिवाइड होगा 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 गुणा 3/3 1 आ गया, 25 गुणा 13 325 गुणा 1 325 आंसर है, आ जाइएगा। सवाल नंबर 28 रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सवाल है, आपसे पूछा है इस डाटा की मीडियन बताइए, है ना, मीडियन पूछा है। रेलवे ग्रुप डी में जब ये सवाल आया था तो बच्चों को पता नहीं क्या कर पाए होंगे कि नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि अब तो ऐसे सवाल बहुत कॉमन हो गए हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो है एसएससी में स्टैटिक्स नहीं था, अब एसएससी में भी स्टैटिक्स है, तो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे भी ये कॉन्सेप्ट जानते हैं। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा आप जो है ये सवाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप YouTube चैनल पे जाओगे हमारे गगन प्रताप मैथ्स पे, तो स्टैटिक्स की कंप्लीट क्लास है 4 घंटे की, उसमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट समझाया। अब ये देखिए यहां पे मैंने ये मीडियन निकालने का पूरा एक जो है सवाल बता रखा है। अगर आप इस क्लास को देख लेंगे तो मेरे भाई आप ये सवाल भी कर पाएंगे बिना फॉर्मूला याद करे। पहले मैंने फॉर्मूला बताया कि भाई ये मीडियन का फॉर्मूला होता है, उसके बाद जो है हमने उस पर सवाल कराया है। ये मीडियन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, उसके बाद ही आप सवाल कर पाओगे। ये क्लास इंटरवल है, ये दे रखा फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे उसमें आप निकालते हो यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी इनको जोड़ते जाना। ये 10 है, 10 8 18, 18 7 25, 25 और 9 34, ठीक है, और 34 और 12 46, 46। यहां से n का मान आ जाएगा मेरे प्यारे भी 46। मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे F × H। ये फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का, ठीक है बच्चों। n का मान 46 है, h क्या है मेरे प्यारे भाई, क्लास इंटरवल 0 10 10 20 20 30 में 10 10 का गैप है, तो h का मान यहां से 10 आ गया, ठीक है। अब f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसा आएगा, n का मान 46 आया है तो n को 2 से डिवाइड करो, 46/2 क्या आएगा 23, तो n/2 23 आया। 23 से जस्ट बड़ा नंबर देखो, 23 से जस्ट बड़ा नंबर है ये 25, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 से जस्ट बड़ा है 25, तो ये आपकी मीडियन क्लास है, यही आपकी मीडियन क्लास है। आप बोलोगे यस सर। अब L क्या है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 20, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 20 है। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी, F 7,
7 है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 7। ठीक है भाई। अब ये CF क्या है? CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की। ये मीडियन क्लास है 25, इससे पहले वाली क्लास ये है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 है। तो ये आ जाएगा मेरे भाई यहां से 18। सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको यहां पे समझ में आएगा। केवल आपको वैल्यू रखनी है और कुछ करना नहीं है। तो ये आ गया भाई एल का मान 20, n/2 आपका आ जाएगा 23, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 18 बटे एफ का मान यहां पे 7 है ही, इंटू एच है 10। तो 23 माइनस 18 कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 5। तो 20 सत्ते 140, 140 और 50, 190 बटे 7 आ गया, 190/7। और ये इस सवाल का आंसर है 190/7, ऑप्शन नंबर डी। डी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे यस सर एकदम करेक्ट, समझ में आ गया, कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 29, सीपीओ 2024 के पेपर का सवाल है। एक ड्रेनेज टाइल 42 सेंटीमीटर लंबा एक बेलनाकार खोल है। एक ड्रेनेज टाइल है, इज ए सिलिंड्रिकल सेल 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर आर 8 एंड 14, अंदर बाहर के व्यास 8 14 हैं। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्ले रिक्वायर्ड फॉर द टाइल। टाइल के लिए आवश्यक मिट्टी का आयतन क्या है क्यूबिक सेंटीमीटर में। देखो भाई, टाइल क्या होते हैं? टाइल मिट्टी तो होती है। अब एक हमें ड्रेनेज टाइल बनानी है, ड्रेनेज है ना, जिसमें पाइप वगैरह की ऐसे टाइल बनानी है। तो ये जो टाइल है ना, खोखले बेलन की फॉर्म में, आप समझ लीजिए होलो सिलेंडर की फॉर्म में ऐसी टाइल आपको बनानी है। ये टाइल मेरे दोस्तों आपको बनानी है। ये इसका पार्ट जो है सॉलिड रहेगा। इतनी मिट्टी चाहिए, यही मिट्टी चाहिए मेरे प्यारे भाई, यानी कि आपको निकालना इस खोखले बेलन का वॉल्यूम। अब यहां अंदर बाहर के आपको डायमीटर दिए हैं, डायमीटर दिए तो रेडियस आधा हो जाएगी, इंटरनल रेडियस 4 हो जाएगी, 8 का आधा, एक्सटर्नल रेडियस 14 का आधा मेरे प्यारे भाई 7 हो जाएगी। और इसकी जो लंबाई है 42 सेंटीमीटर दी है, 42 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दी है। वॉल्यूम पूछा है, तो खोखले बेलन का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो उसका फॉर्मूला है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये फॉर्मूला है भाई, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी। तो वैल्यू रखो और आंसर जो भी आएगा 11 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पाई में आ रहा है 22/7, 22 में आता है 11, 11 से कटने वाला नंबर, ये नंबर 11 से नहीं कटता। 4 5 9 3 6 9 डिफरेंस 0, 11 से कट रहा है। 8 4 12, 8 1 9, 11 से नहीं कट रहा। 4 2 6, 1 5 6 भी 11 से कट रहा है। तो दो ऑप्शन में मैं फंस गया, बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। कर लेते हैं। तो पाई का मान आ गया 22/7, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 49 माइनस 16 कितना आ जाएगा मेरे प्यार? 49 माइनस 16 आ जाएगा 33, इंटू एच का मान है 42, ये 42 आ गया। कल वैल्यू रखनी, 7 से 42 जाएगा 6 बार, तो 2 तिया 6, 6 चिंग 36, एंड में 6 आएगा, एंड में 6 आएगा तो 4356 आंसर है। ये आंसर नहीं है, 4356 आएगा। ठीक है, तो खोखले बेलन का होलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना था ना। बेलनाकार खोल बोला है ना, सिलिंड्रिकल सेल, सेल मतलब खोखला होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए मेंसुरेशन में, क्योंकि आपके पेपर में ज्यादा जो वेटेज है, एडवांस में भी सबसे ज्यादा इस चैप्टर का वेटेज है, वो है मेंसुरेशन 2D 3D। तो उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, अभी आपका एनटीपीसी का जो पेपर होगा उस पे आपको यहां लाइव टेस्ट लगाने के लिए मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट। आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा मेरे प्यारे भाई। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में एनटीपीसी 2024 दिख रहा है। प्रीवियस ईयर के जो जितने भी टेस्ट है, 21 के 21 से 20 टेस्ट है, सारे के सारे फ्री हैं, फुल लेंथ, 1.5 घंटे का कंप्लीट पेपर, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। ये सारे प्रीवियस ईयर के फ्री हैं, एनटीपीसी के। ग्रुप डी के भी फ्री हैं, और नए टेस्ट भी आपको यहां पे जो हमारी टीम ने जो बना के डाल रखे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। 26 नए टेस्ट भी हैं, लेकिन ये आपको 99 रुपीज में मिलेंगे। 99 रुपीज में जितने भी टेस्ट है इस एप्लीकेशन पर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है,
आप जो है मेरे भाई ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। सबसे पहले आपको यही काम करना है कि प्रीवियस ईयर के जितने टेस्ट है प्रीवियस ईयर के वो लगाने हैं प्रीवियस ईयर के, उसके बाद आप ये नए टेस्ट लगाना। ठीक है, चलिए 29वां हो गया। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, सवाल नंबर है 30 सीपीओ 2024 के पेपर का। यह है डीआई का सवाल। टेबल के अनुसार किस सेंटर पर सबसे अधिक वोटिंग हुई? ये क्या लिखा है? 4 सेंटर है, 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर वोटर, इसमें रजिस्टर वोटर है। ये परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड, कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया, तो निकालना पड़ेगा भाई। 26,000 का 70%। अब 26 सत्ते कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 182। 18,200 निकालना पड़ेगा। सबसे ज्यादा वोटिंग, सबसे ज्यादा देखो ये आएगा 25,000 का 80%, 20,000 हो जाएगा। 20,000 28,000 का 6% मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, 168। तो यानी कि ये सेंटर 1 सेंटर 2 से ज्यादा, तो सेंटर 3 आ रहा है। अब 30,000 का 76% कितना आएगा? यही सबसे ज्यादा है, सेंटर 4। सेंटर 4 ही सबसे ज्यादा है। सेंटर 1 और 2 तो 20,000 से कम है। सेंटर 3 पे 25,000 का 80% होता है, 25 अट्ठे 200, 20,000 लोगों ने वोट किया। सेंटर 4 पे अगर 30,000 टोटल रजिस्टर वोटर है तो 30,000 का 76%, 30,000 का 76% है। परसेंटेज से 2 जीरो काट दिया करो, 300 की 76 में गुणा करो, तो ये 21,000 से तो बड़ा ही आएगा, 20,000 से बड़ा आएगा। 76 तिया ये 20,000 से बड़ा आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि सेंटर 4 आ गया, बात खत्म। एग्जैक्ट निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है भाई, 22,800। तो सबसे ज्यादा सेंटर 4 पे जो है वोटर्स ने वोट किया है, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सेंटर 4, बात खत्म। इतना आसान आसान क्वेश्चन जो है डीआई में बनेंगे मेरे भाई। ये आपका था एग्जाम पेपर 2। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैं लेवल करा रहा हूं, इस लेवल से ऊपर आपका पेपर नहीं जाने वाला है। आप कितना भी टफ करते रहो कोई फायदा नहीं, क्योंकि पेपर में तो वही चीज आएगी जो हम पढ़ा रहे हैं और जिस लेवल का पढ़ा रहे हैं। आप मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि आज के मॉक टेस्ट में आपने 30 में से कितने सवाल सही किए और आपको कितना समय लगा। कम से कम आज के मॉक टेस्ट में आपके 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, क्योंकि इसका लेवल था इजी, मॉडरेट से भी बिलो लेवल का ये टेस्ट था। ठीक है, अब हम कल मुलाकात करेंगे। कल भी मॉर्निंग में 10 बजे एक नया मॉक टेस्ट आएगा। चैनल से जुड़े रहिए मेरे प्यारे भाई, एप्रिशिएट करिए। आपको अगर हमारे सवालों का सॉल्यूशन, कलेक्शन, हमारी मेहनत समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई। धन्यवाद।